महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जिस जगह पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, वहां की नई तस्वीर सामने आई है। आइए वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। घने जंगल जहां सुरक्षा बल के नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, वहां एक बड़े इलाके में नक्सलियों का सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। वहां बर्तन पड़े थे, जो कि इस वक्त आप देख भी रहे हैं। टिफिन बॉक्स मिला, पानी से लेकर चलने के लिए प्लास्टिक के गैलन बिखरे हुए दिखाई दिए। जंगल में कई जगह हथियार भी मिले। एक जगह पर जलाई गई आग की ढेर सारी राख मिली। यही नहीं, वहां ढेर सारी दवाइयां भी मिली। जंगल में हर जगह मुठभेड़ के निशान दिखाई पड़े। पेड़ों पर गोलियों के निशान थे। गोली लगने से एक पेड़ के तो चिथड़े ही उड़े हुए दिखाई दिए। कल हुई इस मुठभेड़ में 26 नक्सली आखिरकार ढेर कर दिए गए। एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई, जिनमें 2 बड़े नक्सली कमांडर भी मारे गए, जिनकी तलाश काफी लंबे वक्त से की जा रही थी, जो हत्थे नहीं चढ़ रहे थे, लेकिन आखिरकार उनका भी खात्मा हुआ। पुलिस को मारे गए नक्सलियों के पास से 5 AK-47 समेत 29 हथियार मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया और ऑपरेशन में शामिल पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई की। लेकिन देखिए, ये ताजा तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और देखिए किस तरह से कहा जा सकता है कि नक्सलियों का जो बड़ा खेल 80 के दशक से चल रहा था। 80 के दशक में जब गढ़चिरौली में नक्सलवाद ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू की थी, तो यह सोचा भी नहीं था कि वो लाल गलियारे में आ जाएगा। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, रेड कॉरिडोर में शामिल गढ़चिरौली, एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या कुछ माना जाए? 80 के दशक में जब अपनी जड़ें फैलानी शुरू की, तब सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में अपना अड्डा ऐसा बना लिया जहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन इस नामुमकिन को भी आखिरकार मुमकिन कर दिखाया गया। बिल्कुल सही कहा सबीना आपने। देखिए जिस तरीके से 80 के दशक में नक्सलाइट जो काफी ज्यादा गढ़चिरौली, जहां पे न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है, वहां पे अपने पैर लगातार पसार रहा था, क्योंकि गढ़चिरौली एक ऐसा इलाका है जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। यानी कि जब भी कोई वारदात होती थी, ये महाराष्ट्र में वारदात करके छत्तीसगढ़ में चले जाते थे या छत्तीसगढ़ से वारदात करके महाराष्ट्र में आ जाते थे। उसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था और उसी को लेकर बाकायदा C60 कमांडोज की एक स्पेशल कमांडो टीम बनाई गई थी, जो सिर्फ और सिर्फ नक्सल ऑपरेशन को ही अंजाम देगी। उसी के तहत C60 कमांडो की कल एक 16 कंपनी, यानी कि एक कंपनी में 50 लोग शामिल होते हैं, 16 कंपनी में कम से कम 500 से ज्यादा C60 कमांडोज की एक साथ की और बड़ा ऑपरेशन इन्होंने गढ़चिरौली शहर से तकरीबन 175 किलोमीटर दूर घने जंगलों में एक स्पेसिफिक इनपुट उन्हें मिलता है कि एक बहुत बड़ा नक्सली कमांडर जिसका नाम मिलन तेलतुंबड़े है, वो अपने कई साथियों के साथ जंगल में कैंपिंग कर रहा है और वहां पे लोग मौजूद हैं। इसी स्पेसिफिक इनपुट के बाद बाकायदा C60 कमांडो की टीम और SP जो गढ़चिरौली के, उन्होंने बाकायदा उसी की अगुवाई में पूरी टीम बनाई और सुबह कल शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये 10 घंटे का बड़ा ऑपरेशन चलता है और इस बड़े ऑपरेशन में 26 से ज्यादा जो नक्सलाइट हैं वो मौत के घाट उतर जाते हैं। मैं आपको तस्वीर देखिए, यहाँ पर पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है। गढ़चिरौली के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हैं और जो वैन देख रही हैं आप, उसमें एक एक करके सभी जो नक्सली की जो लाश हैं उनको इसमें रखा जा रहा है। रखने के बाद उन्हें मॉर्चरी हाउस में भेजा जा रहा है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद गढ़चिरौली SP अंकित गोयल और IG नक्सल ऑपरेशन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि पूरा ऑपरेशन किस तरीके से बताया गया। लेकिन सभी ने देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि मिलन तेलतुंबड़े एक ऐसा नाम है जो महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के पूरे नक्सली कैंप को लीड करता था। एक बड़ा नाम है, उसको मौत के घाट उतर जाना अपने आप एक बड़ा ऑपरेशन है और बड़ी कामयाबी है महाराष्ट्र पुलिस के लिए। क्योंकि ये तेलतुंबड़े इसलिए भी बड़ा नाम है क्योंकि 2018 में जब यलगाल परिषद और भीमा कोरेगांव सामने आया था, उसमें भी ये आरोपी था और जब के पास गया था तो केंद्रीय जांच एजेंसी NIA भी पिछले 2-3 सालों से उसको लगातार ढूंढ रही थी। तो नक्सलियों के लिए जो सबसे सुरक्षित अड्डा यहाँ पर गढ़चिरौली का ये घना जंगल माना जाता था, वो उनके लिए मौत का अड्डा आखिरकार इन कमांडोज के जरिए, इस पूरी टीम के जरिए बना दिया गया, जिसके चलते 26 नक्सली आखिरकार ढेर कर दिए गए। तो नक्सलियों का देखिए किस तरह से बड़े स्तर पर यह खात्मा इस बड़े ऑपरेशन के जरिए किया गया। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा और लंबा ऑपरेशन था, जिसमें सुरक्षा बल ने 26 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बल का यह ऑपरेशन शनिवार यानी कि कल सुबह 6 बजे से शुरू किया गया, जो शाम 4 बजे तक चलता रहा। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में C60 कमांडो की 16 कंपनीज शामिल थी। यह गढ़चिरौली पुलिस का दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 26 नक्सलियों को ढेर किया गया। और इससे पहले साल 2018 में गढ़चिरौली पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ में हालांकि 40 नक्सली ढेर किए थे। मारे गए 26 नक्सलियों में 16 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है और साथ ही 26 नक्सली
नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल रही, जिनका खात्मा यहां पर कर दिया गया। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान को बड़ी कामयाबी यहां पर बताया। क्या कुछ और भी यहां पर कहा गया है, नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। कल जो गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ जो एक एनकाउंटर हुआ, उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए हैं। उसमें 20 पुरुष है, 6 महिलाएं हैं। और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी तो इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। ये ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और दोपहर को 4 बजे तक शुरू रहा। महाराष्ट्र पुलिस लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र से नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो। लगातार हमले भी हमारे पुलिस बल पे होते रहे, कई जवान शहीद भी होते रहे, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन आज हुआ है उसमें बड़ी सफलता पुलिस बल को मिली है। हम सभी पुलिस वालों को बधाई देने का काम करते हैं। और हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, थोड़ा डिटेल से ये समझने की आपसे कोशिश करेंगे, क्योंकि 26 नक्सलियों का ढेर होना एक बड़ी कामयाबी यहां पर है, लेकिन ये कामयाबी इतनी आसानी से हासिल नहीं की गई। एक बड़े ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया गया। किस तरह से वो गढ़चिरौली का घना जंगल, जो कि नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता था, जहां उनके अलावा अगर किसी और ने कदम रखा तो मौत आनी तय थी, वही अड्डा मौत का अड्डा बन गया नक्सलियों के लिए। 500 से ज्यादा कमांडोज ने किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? बिल्कुल सबने देखिए, आपको एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि मिलिंद तेलतुंबड़े की जो जानकारी है वो उसकी जानकारी निकालने के लिए गढ़चिरौली पुलिस और C60 कमांडोज की टीम और इंटेलिजेंस की टीम कई सालों से, कई महीनों से इसको तलाश कर रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स है जो हर बार C60 कमांडोज की टीम और जो गढ़चिरौली की टीम उसके बहुत नजदीक पहुंचने के बावजूद भी मिलिंद तेलतुंबड़े कभी नहीं पकड़ा जाता था। और बताया जा रहा था कि वो जो नदी है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में जो नदी है उसको वो आसानी से पार कर लेता था। एक बड़ा स्विमर उसको माना जाता था कि एक बार वो अगर पानी में चला जाता था तो उसको पकड़ना नामुमकिन होता था। इसलिए C60 कमांडो ने पूरा जाल बचाया। एक स्पेसिफिक इनपुट थी कि गढ़चिरौली शहर से तकरीबन 175 किलोमीटर दूर घने जंगलों में तेलतुंबड़े अपने तकरीबन 30 से 35 लोगों के साथ कैंपिंग कर रहा है और अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ वहां पे मौजूद है। बड़ी घटना को कोई अंजाम दे सकता है। इसी स्पेसिफिक इनपुट के साथ पूरी रेकी की गई। रेकी करने के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि उस स्पॉट पर तेलतुंबड़े अपनी पूरी टीम के साथ है, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने और C60 कमांडोज ने अंदाजा लगाइए सभी ने 16 कंपनी का मतलब होता है 500 से ज्यादा C60 कमांडोज के साथ एक साथ वहां पे धावा बोला, क्योंकि एक इतनी स्पेसिफिक इनपुट के बाद, इतनी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बाद ही पूरी टीम बनाई गई है। 500 से ज्यादा कमांडोज ने एक साथ धावा बोला, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र पुलिस C60 कमांडो कोई भी गलती नहीं करना चाहती। और वो तमाम तस्वीरें यहां पर हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से जिस गढ़चिरौली के जंगल में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वहां की जो नई तस्वीर यहां पर हम दिखा रहे हैं उसमें खाने पीने का सामान, दवाइयां, वो पेड़ नजर आ रहा है जिसमें जब गोली लगी तो किस तरह से उसके भी चिथड़े यहां पर उड़ते हुए नजर आए। और छोटी छोटी पहाड़ियों में विवेक ये लोग अपना घर बसा लेते थे, ये लोग अपना अड्डा बना लेते थे और जानते थे कि इनके अलावा एक एक चप्पे चप्पे को कोई नहीं जान सकता है। किसी अबूझमाड़ से कम नहीं था जो कि छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये भी एक अबूझमाड़ की तरह ही रहा जिसकी गुत्थी यहां पर सुलझाते हुए एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई। शाम 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई डिटेल आपके पास, उसके लिए भी आपके पास जरूर आएंगे और बिहार के गया की तरफ जरूर रुख करेंगे, क्योंकि नक्सलियों ने 4 लोगों की यहां पर हत्या कर दी। बेहद बेरहमी के साथ नक्सलियों ने इस नक्सली वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने हत्या करने के बाद अपनी बर्बरता दिखाई, कायराना करतूत देखिए, सभी के शव रस्सी से बांधकर लटका दिए गए। बेहद दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है। और इसके बाद नक्सलियों ने बम से उनके घर को भी उड़ा दिया, तहस नहस कर दिया। बताया गया कि नक्सलियों को मारे गए परिवार के लोगों पर मुखबिरी करने का शक था, जिसके चलते उन्होंने इस नक्सली वारदात को अंजाम दिया। तो खूनी वारदात देखिए किस तरह से नक्सलियों के जरिए ये सामने आई। Justice will be delivered. Will definitely be done. की शहादत को मैं नमन करता हूँ। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी।
मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर लेने के लिए उनके भाई अनय त्रिपाठी और मामा रायपुर रवाना हो गए। आज शाम करीब 6:30 बजे शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके बेटे का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कल सुबह करीब 7 बजे सभी का पार्थिव शरीर रायगढ़ लाया जाएगा। रायगढ़ के रामलीला मैदान में सभी का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर में राजकीय सम्मान के साथ सभी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। खबर यह भी है कि कल विप्लव त्रिपाठी की शहादत पर पूरा रायगढ़ शहर बंद रहेगा और यही नहीं, व्यापारियों ने कल के दिन बाजार बंद रखने का फैसला भी किया है। उनके सम्मान के चलते ये फैसला यहां पर लिया गया है। विप्लव के छोटे भाई जो है अनय त्रिपाठी, वो और उनके मामा जी उनका पार्थिव देह लाने के लिए जो है वो रायगढ़ से निकल रहे हैं। रायपुर जो है कि आज उनका पार्थिव देह लाया जाएगा। रायपुर में जो है कि वो श्रद्धांजलि सभा होगी। सीएम भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके, राज्यपाल जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो देंगे और उसके बाद फिर कल रायगढ़ उनका जो है वो पार्थिव देह लाया जाना है। घर से जो है कि घर से निकल रहे हैं, आंखें नम है अनय की, देख सकते हैं कि अनय की भी आंखें नम थी। खुद असम राइफल में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर जो है वो अनय है। भाई का पार्थिव देह लाने के लिए, भाभी का पार्थिव देह लाने के लिए और 8 साल का जो छोटा सा भतीजा था जो नक्सलियों के इस कायराना करतूत में मारा गया, उनका पार्थिव देह लाने के लिए जो है वो रायगढ़ से अनय और विप्लव के मामा जी जो है वो निकले हैं। ये नज़ारा है कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर के बाहर। लोग जो है, लोगों का तांता लगा हुआ है। रिश्तेदार आ रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं। विप्लव के माता पिता पिछले 2 दिनों से, कल जब से उन्होंने विप्लव के शहादत की खबर सुनी है, तब से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। विप्लव की जो माता जी है, उनकी तबीयत बेहद ख़राब है। वो मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा, उनका वीर सपूत अभी दुनिया में नहीं रहा। और एक रोज पहले मणिपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों ने शहादत हासिल की है और साथ ही मरने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटा अबीर त्रिपाठी भी शामिल रहा। एक रोज पहले सुबह 10 बजे के करीब उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर यह बड़ा हमला किया था। उग्रवादी संगठन PLA और MNPF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बेहद कायराना हमला देखिए किस तरह से किया गया। बताया गया कि इस हमले में 15 उग्रवादी शामिल थे, जिन्होंने काफिले को निशाना बनाने के लिए वहां 3 IED धमाके किए। इसके बाद उग्रवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों ने दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जवानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निंदा की है और साथ ही कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मणिपुर में उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद से उनके घर में मातम पसर गया। उनके पत्रकार पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि घर पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। हर किसी की आंखें नम है, हर कोई गमगीन है। किसी को कर्नल विप्लव की शहादत पर गर्व है तो कोई बेहद दुखी है इस बात से कि आखिरकार इस हमले में उनके परिवार वालों तक को, उनकी पत्नी और उनके मासूम बेटे को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया गया कि कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई भी सेना में कर्नल हैं और कुछ दिन पहले ही वो बड़े भाई के परिवार के साथ दिवाली मनाकर मणिपुर से लौटे थे। तो मणिपुर में कल ये उग्रवादी हमला हुआ, बड़ा उग्रवादी हमला, एक कायराना हरकत यहां पर उग्रवादियों के जरिए की गई, जब असम राइफल्स के काफिले पर यह हमला किया गया, जिसमें कर्नल समेत 7 की मौत हुई। शहीद वीर विप्लव त्रिपाठी का ये घर है। रिश्तेदार जो है वो विप्लव जी के घर में मौजूद है, करीबी रिश्तेदार जो है वो मौजूद है, गमगीन माहौल है। कर्नल विप्लव के मामा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या परिस्थिति रही मामा जी? सवाल पूछना मुझे नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। परिस्थिति बहुत ख़राब है। सब अब इंतज़ार कर रहे हैं। आज शाम को 7 बजे रायपुर बॉडी आएगी और हम लोग जा रहे हैं। मैं और छोटा
भांजा जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, दोनों जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे लेके आएंगे। कल सुबह 6 बजे। विप्लव जी की जो माता जी है उनकी तबीयत ठीक नहीं है? उनकी तबीयत बहुत क्या रिएक्शन रहा? बहुत ही बुरी है। कभी किसी अभी तक यकीन नहीं है उनको। अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। सुबह के सारे अखबार यहाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। ये देश के लिए जो है कि दुख तो है। एक बताइए कि मेरे अभी तक, हम भी टीवी देखते हैं, आप भी टीवी देखते हैं, जवानों, नक्सलियों, अलगाववादियों में मुठभेड़ होती है, लेकिन एक अलिखित नियम हमेशा रहा कि फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। आज तक आपने नहीं सुना होगा आर्मी या पुलिस ने किसी की फैमिली को, और न ही उन्होंने कभी आर्मी ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिली को टारगेट किया। ये फर्स्ट इंसिडेंस है, उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। बचपन से ही फैसलेस बहुत अच्छी रहा इनका, और बचपन से इनका सेना में जाने का विचार था। उनके विचार को देखते हुए उनके माता पिता ने कक्षा 5वीं के बाद से उनको सैनिक स्कूल में भर्ती किया। वहाँ भर्ती होने के बाद वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई। होने के बाद वहीं उन्होंने सेना में ज्वाइन किया और आज कर्नल के पोस्ट में थे हुए। सुनने में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है करके। अच्छा। सर जैसे ही सुनते मानो पूरा सन्नाटा सा छा गया मोहल्ले में, और इनके पिताजी कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए सुनते ही। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा है। आसपास रहने वाले लोग इस घटना के बाद सन्न हैं। नाते, रिश्तेदार, दोस्त, किसी को भी ये यकीन ही नहीं हो रहा कि उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और उनके मासूम बेटे की जान जा चुकी है। कर्नल विप्लव के छोटे भाई की तरह उनके एक दोस्त है अभिषेक उपाध्याय, बेहतर तरीके से जानते थे उनको। सेना में जब वो भर्ती हुए, जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही, पठानकोट से लेके जम्मू कश्मीर से लेके हर जगह अभिषेक वहां जाते रहे। पूरा देश रो रहा है। बच्चे की क्या गलती थी, क्या गलती थी उनकी पत्नी की? हमको भी दुख हो रहा है। सवाल अभिषेक मैं भी नहीं पूछ पा रहा हूं, लेकिन क्या आपको सवाल पूछने में रोना आ जा रहा है। अब तो कल ही वो मिला है, कोई शब्द नहीं कहने की शहादत की। और एक कमांडेंट पे हमला, कायराना हमला, के 6.5 साल के बच्चे की भाभी को, ये जो शहादत हुई है, ये जो कायराना हमला हुआ है, इसे ना देश भूलेगा, ना रायगढ़ भूलेगा, ना हम। इसको देश नहीं भूलेगा। कैसी शख्सियत रही। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई जो है कि वो वीर विप्लव त्रिपाठी ने लड़ी। आप मुझे कह रहे थे कि ये हमला उसी वजह से हुआ है, ड्रग्स माफिया। हो सकता है क्योंकि यहाँ की जो बटालियन थी काफी बड़े कार्रवाई कर रही थी। भैया एक अच्छे लीडर थे हमारे लिए, वो कर्नल कभी थे ही नहीं हमारे लिए, तो हमारे बोलू दादा थे। जितने स्ट्रांग और जितने दबंगई से वहाँ काम करते थे, उतने सॉफ्ट रायगढ़ में रहते थे। रायगढ़ में ये पुरानी बस्ती है रायगढ़, हर एक बंदा उनको जानता है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक बड़े ओहदे पे है। लेकिन ये था कि जब हम उनके पास जाते थे, देखते थे उनका ऑरा, देखते थे कहीं भी जाता, तो समझ में आता था कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। और वो कभी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करते थे, लेकिन हमें पता था उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले में असम के बक्सा जिले के रहने वाले जवान सुमन स्वारगिरी भी शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही उनके परिवार में मातम पसर गया। परिवार का कहना है कि दिसंबर में उनके बेटे का 3रा जन्मदिन है और वो इसके लिए घर भी आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उग्रवादियों के हमले में वो शहीद हो गए। घर वालों ने यह भी बताया कि हमले से महज 1 घंटे पहले सुमन ने अपनी पत्नी को फोन कर उनसे बात भी की थी। सुमन के शहीद होने की खबर ने परिवार वालों को तोड़कर रख दिया है। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिनसे करीब 1 घंटे पहले वो बात कर रहे थे, वो अब नहीं रहे, शहीद हो गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सेना के काफिले पर हुए हमले की निंदा की और जल्द ही शहादत का बदला लिए जाने का भरोसा भी दिया। तो मणिपुर में कल जिस तरह से बड़ा उग्रवादी हमला हुआ असम राइफल्स के काफिले पर, उसमें कर्नल विप्लव समेत 7 लोगों की मौत हो गई। असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए। कर्नल विप्लव की पत्नी और बेटे की भी जान इस उग्रवादी हमले में चली गई।
It is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles, and mass combing operation along with the paramilitary forces and the police commandos has started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered. Will definitely be done. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मणिपुर में उग्रवादियों के इस करतूत की निंदा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की गृह मंत्री अमित शाह ने भी निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश हमारे बहादुर सुरक्षा बल के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर के चूरा चांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश ने कमांडिंग ऑफिसर 40 असम राइफल्स के परिवार के 2 सदस्यों समेत 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जल्द ही दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमले का दुखद समाचार मिला। शहीद सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं उनके परिवारजनों के प्रति शोक संवेदनाएं। देश शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जय हिंद। वहीं मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने निंदा की। हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत उस सीमा में भारत की सीमा में जाके उन्होंने शहादत दी है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महासारी की कोख से जन्म लिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी उनके परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे फौजियों पे हमला नहीं है, यह हमारे देश पे हमला है। ये हमारे फौजी देश की हिफाजत करने के लिए है। जिन लोगों ने भी किया है वो आतंकवादी हैं और उनके खिलाफ सरकार को चाहिए कि सख्त कदम उठाए। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख जताया और भरोसा दिलाया कि आने वाले वक्त में देश से नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कल की दुखद घटना जिसमें हमने अपने एक जवान, एक कर्नल को परिवार के सहित खोया है, वो बहुत दुखद रहा है और नक्सलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में इस देश में ना नक्सलवाद रहेगा ना आतंकवाद रहेगा। इस देश में केवल एक वाद रहेगा, वो राष्ट्रवाद रहेगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं। सेना के ट्रक से पार्थिव जवान जो है उनके वो आ रहे हैं और साथ ही जो कल उग्रवादियों के हमले में शहीद हो गए थे। हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 7 की मौत हुई थी, जिनमें असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हुए। कर्नल की पत्नी और उनके बेटे की भी इसमें जान चली गई। उग्रवादियों का ये बड़ा हमला कायराना करतूत के तौर पर कुछ इस तरह से सामने आया। पहले से ही घात लगाकर उग्रवादी बैठे हुए थे, जिसके बाद जब हमला किया गया, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, तो संभलने का मौका तक यहाँ पर नहीं मिल पाया। और उस दौरान कर्नल विप्लव के साथ उनकी पत्नी मौजूद थी, उनका मासूम बेटा मौजूद था, जो कि अब नहीं रहा। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से खात्मा बेहद जरूरी हो जाता है उन उग्रवादियों का, जिनके आतंक के चलते, जिनके उग्रवादी हमलों के चलते इस तरह की बड़ी दर्दनाक तस्वीरें यहां पर सामने आती हैं।
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। गोपाल राय ने कहा कि कल इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए एक बार फिर पड़ोस के राज्यों को भी जिम्मेदार ठहराया। तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार एक प्रस्ताव यहां पर कल पेश करने वाली है, देने वाली है, क्योंकि प्रदूषण के चलते अब हवा जिस तरह की जहरीली हो गई है उससे इंसानी जिंदगियों पर खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। अभी जो अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अभी प्रदूषण का स्तर और जो है खराब होगा, उसको देखते हुए कल सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कोचिंग संस्थान, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग संस्थान, अन्य तरह के भी ट्रेनिंग संस्थान, लाइब्रेरी इत्यादि 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। इसके लिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमने आज ये ऑर्डर जो है सभी विभागों के लिए जारी कर दिया है। कल सीएम ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर के सरकार जो है अपना एक प्रस्ताव, क्योंकि लॉकडाउन केवल दिल्ली सरकार के उस पर नहीं होगा, तो उसको लेकर के प्रस्ताव कल कोर्ट में हम सबमिट करेंगे कि किन परिस्थितियों में और किस तरह से लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए, और उसके बाद कोर्ट के निर्देशानुसार आगे का निर्णय। और दिल्ली में प्रदूषण की वजह से अगर लॉकडाउन लगाना पड़ा तो इस पर दिल्ली के लोग आखिर क्या कुछ सोचते हैं, सुनिए आप भी। आज कुछ मामूली सुधार हुआ है, लेकिन कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बाद शाम में दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए, चाहे एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करना हो, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद किया जाना हो, या फिर सरकारी कार्यालय बंद किए जाने हो, उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाना हो। इस तरह के कदम की उठाए गए और लॉकडाउन लगाने तक की चर्चा एक तरह से हुई है, उस पर प्रस्ताव दिल्ली सरकार तैयार कर रही है। लेकिन दिल्ली के पोल्यूशन और इन तमाम उठाए गए कदमों पर दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम नई दिल्ली इलाके में हैं अभी। ये बताइए भाई साहब, जिस तरह से पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है और उसको लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो क्या लगता है कि उससे कुछ सुधार होगा? नहीं, हमें ये लगता है कि 2 दिन का लॉकडाउन लगा देना या कुछ ऐसा कर देना ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। हम लोगों को इसके स्थायी समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। आखिर हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि हम लोग पर्यावरण के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं, और 2 दिन का लॉकडाउन लगा देना इससे जीवन अस्त व्यस्त और ज्यादा होगा, और ये कोई स्थायी समाधान या इससे पर्यावरण ठीक हो जाएगा है कोई संभव नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जन भागीदारी भी जरूरी है। सर आप बताइए क्या? जन भागीदारी तो किसी भी कार्य के लिए बहुत ही जरूरी होती है, और इस तरह का काम जिस तरह का अभी ये सरकार ने किया है, मौजूदा सरकार ने किया है, प्राथमिक स्तर पे ये कार्य हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको सेकेंडरी लेवल पे देखें तो ये काम सही नहीं है। हमें अपने आप को भी जागरूक करना होगा, साथ में जो हमारी सरकार की नीतियां हैं उनको भी लाना होगा। किसी भी तरह के काम को बंद करना कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहें तो ट्रैफिक जो अभी इतना ज़्यादा चल रहा है, ऑब्वियसली काम हो रहा है, उसको कुछ उसका प्रेशर कम करने के लिए कुछ किया जाए, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि स्थायी समाधान इसका निकाला जाना चाहिए। ये एक तरह से अस्थायी कदम है, प्राथमिक कदम है, ऐसा कह रहे हैं। आप बताइए आप क्या सोचते हैं? मैं इसके विषय में केवल यही सोचता हूँ कि जिस प्रकार से आज हम लोग इतने वाहनों में व्यस्त हो गए हैं कि हमें यदि 200 मीटर भी जाना है, हम अपनी बाइक लेकर अथवा कार लेकर निकलते हैं। क्यों नहीं हम कुछ नियमित बना लें कि हम जो वाहन विशेष रूप से चलते हैं, सरकारी हैं, उनमें जाएं, और उसके बाद में कहीं पास में जाना है तो हम पैदल जाएं। आजकल यहाँ पर क्या हो गया है कि हम पार्क भी जा रहे हैं तो हम अपने वाहन से जाएंगे। व्यायाम करने जाना है, वाहन से जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम जहाँ भी
पॉल्यूशन कम होने की जो कोई बात होती है कर सकते हैं, तो निश्चित हमसे हमें खुद करना तो आप कह चाहिए। रहे हैं कि आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बताइए कि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, सरकार ने स्कूल बंद करने के लिए कहा, एक हफ्ते के लिए काम रोक दिया जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इससे कोई फायदा होगा और क्या किया जाना चाहिए? इस कदम से कुछ फायदा मिलेगा फौरी तौर पर? फायदा तो मिलेगा अगर काम जैसे काम बंद करवा दिए गए हैं, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि पोल्यूशन तो बहुत ही बढ़ता है, पॉलीथीन भी है, काफी पोल्यूशन तो मतलब वो तो चलाते हैं, कितनी दिक्कत होती है पोल्यूशन? बहुत दिक्कत होती है, काफी दिक्कत होती है। बाकी जैसे अभी रेड लाइट पे ये जो गाड़ियां बंद करने का ऑफर दिया जाता है, फिर भी लोग ढीठ होके स्टार्टिंग रखते हैं, लोग नहीं मानते ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान हर चीज खरीद सकता है मगर अपनी ये वायु नहीं कर सकता। इंसान अपने ऊपर ही खिलवाड़ कर रहा है अपने आप। देखिए ये लोग हैं, मिलीजुली राय लोगों की आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि ये प्राथमिक कदम हो सकते हैं, स्थायी समाधान नहीं है। कुछ का कहना है कि इन समाधान से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन लोगों को भी समझना होगा जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें सरकार का भी साथ दिया जाए, और ये कदम जो उठाए गए हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कल बातें कही हैं, उसको देखते हुए लोग अपनी राय रख रहे थे।